के हर रंग दिखाने के लिए न्यूज़ 18 लगातार अपनी कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के तहत आज हम बदायूं में हैं। बदायूं में समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आवास पर हम मौजूद हैं। आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेता जिसकी अपनी एक निजी ज़िंदगी भी होती है उसमें किस तरह से रहता है, साथ ही पब्लिक जो उसका फिगर होता है उसमें उसकी ज़िंदगी के क्या आयाम रहते हैं, साथ ही खाली वक्त में वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिताता है, साथ में पब्लिक लाइफ को और पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करके चलता है। आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 पर। आज हम दिन भर सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ रहेंगे। हम सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के आवास के अंदर पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग धर्मेंद्र यादव का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद धर्मेंद्र यादव आ गए और वहां मौजूद सभी लोगों से मुलाकात की और उसके बाद नाश्ता करने चले गए। नाश्ते के दौरान हमने धर्मेंद्र यादव से कुछ हल्की फुल्की बात की और उनकी निजी जिंदगी के बारे में जाना। एक जो सियासतदान होता है उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें लोग नहीं जानते हैं। कई सारा संघर्ष ऐसा होता है जो उसको परिवार के साथ मैनेज करना होता है। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको वो अपने दिल में दबाए रहता है। लोग इस बात को बाहर देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी किस तरह की है, लेकिन अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता है। और सांसद धर्मेंद्र जी अभी फ़िलहाल नाश्ता कर रहे हैं। ये वही नाश्ता है जिससे उनको दिन भर एनर्जी आती है। इसी एनर्जी के बल पर वो लोगों से बातें करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। आइए मैं उनसे बात कर लेते हैं। और सर, आज नाश्ते का वक्त है, हल्की फुल्की बातें भी हो जाएं। आखिर ये जो तमाम चीज़ें हैं बदायूं को लेकर के, क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता, हालांकि इससे पहले भी आप सांसद मौजूदा में इससे पहले भी रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? मेरा ये बदायूं में तीसरा चुनाव है और मैं 2 कार्यकाल पूरे कर चुका हूँ। और जिस शिद्दत और मेहनत और समर्पण से मैंने बदायूं के लोगों की सेवा की है और जिस तरह की बदायूं ज़िले की पृष्ठभूमि है, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला ये ज़िला है। और लगातार जब से समाजवादी पार्टी गठन हुआ, यहाँ से बदायूं से समाजवादी पार्टी का ही सांसद बना है। और इस बार तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी भी है, उनका अपना एक असर है। तो मुझे उम्मीद है कि बदायूं के लोग इस बार फिर से मुझे मौका देंगे, मेरे गठबंधन के नाम पर, मेरी पार्टी की विचारधारा के नाम पर, और जो हमने मेहनत कर सकते थे एक एमपी के तौर पर वो मैंने किए। क्या खाली वक्त कभी मिल पाता है? कम से कम बदायूं में तो नहीं। तो खाली वक्त अगर कभी मिलता है तो क्या शौक क्या है आपके, दर्शकों हमारे बताइए। मैं फ्रैंकली बताऊं, बदायूं में तो कभी भी किसी भी दिन जब मैं रहा हूं तो सुबह बेड टी से लेकर रात सोने तक मैं कभी भी फुर्सत ही नहीं रहा हूं। सोते टाइम ही अकेले फुर्सत में रह पाया। इतना बदायूं के लोगों का प्यार भी रहा और इतनी उनके बीच भी व्यस्तता भी रही। पिछले 10 साल का ये अनुभव है। हमारे दर्शकों को अपना सफ़र थोड़ा सा बता देंगे। हालांकि सब लोग जानते हैं कि आप ब्लॉक प्रमुख से लेकर के यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है, लेकिन आपकी ज़ुबानी सफ़र उससे भी पहले शुरू हुआ। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA पार्ट 1 का स्टूडेंट था, उस समय हमारे यहाँ कृष्णमूर्ति सिंह जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे और पदाधिकारी थे हमारे छात्र सभा के। फीस वृद्धि के नाम पर, छात्र संघ की बहाली के नाम पर एक आंदोलन हुआ जिसमें सभी शीर्ष नेतृत्व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जेल में थे और जूनियर लीडर्स के ऊपर वो आंदोलन मूवमेंट आ गया था। उस समय से मेरी सक्रियता शुरू हुई और वो लगातार बढ़ती रही। पहले 2002 तक मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और सक्रिय रहा। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख रहा 2 साल, फिर मैनपुरी का MP रहा एक कार्यकाल 5 साल के लिए, और अब बदायूं में पिछले 2 कार्यकाल से। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैम, किस तरह की कुर्बानी उनकी रहती है, किस तरह से उनका कोऑपरेशन रहता है, क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल हम सुबह से आपका देख रहे हैं। हाँ, ये बड़ा कोऑपरेशन है। कभी भी मेरी राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, मेरी व्यस्तताओं में मेरे को परिवार से कभी डिस्टर्बेंस नहीं मिला। यही एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका सपोर्ट है। क्या आप इस बात को कहेंगे कि जो बात एक कहावत मशहूर है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला है, इस बात को कबूल करेंगे? नहीं, बिल्कुल सबके साथ होता है, और न केवल परिवार में महिला या पत्नी के तौर पे, बल्कि परिवार के बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान होता है, तभी कोई इंसान कोई बड़ा काम कर पाता है। और आज मैं कहूँ इस बात को तो नेताजी की प्रेरणा, उनका लगातार मनोबल बढ़ाना, और पिछले 20 सालों से माननीय अखिलेश जी का जो शानदार यूथ आइकन के तौर पे पूरे देश में इस्टेब्लिश हुए, तो मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए जीवन में तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और निश्चित रूप से आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसमें बड़ी प्रेरणा है उनकी। जो आपका बोलने का तरीका है, लोग कहते हैं कि आप में नेताजी का अक्स है, तो ये जो है, जो आपका बोलने का तरीका, ये आपने डेवलप किया या खुदा की तरफ से, ऊपर की देन है, ऊपर वाले की तरफ से? नहीं, डेवलप तो ऐसा कोई कुछ क्रिएटेड तो नहीं है, बट जो जिसके साथ भी आप रहते हो
उसके आचरण का, व्यवहार का, बातचीत का इम्पैक्ट तो पड़ता है। और ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं नेताजी के साथ मुझे बहुत समय गुजारने का समय मिला है, स्टूडेंट लाइफ में भी, बचपन में भी और पॉलिटिकल लाइफ में भी। हर मौके पर उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है और सदन के अंदर तो और ज़्यादा मिला है। स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही उसका। ज़िंदगी में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? कहाँ से आपको पावर ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है? मुझे नेताजी को, क्योंकि मैं जब देखता हूँ और नेताजी की हिस्ट्री देखता हूँ और जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, आज हम लोगों को तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं। हम लोग MP बनने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन नेताजी आप सोचिए कि कैसे सामान्य परिवार से निकल के MLA शिप पे आए, फिर मिनिस्टर बने, CM शिप तक गए। कितने जीवन में संघर्ष उन्होंने किए, कितनी तरह की परेशानियाँ। आज तो हम लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएँ, लोगों में सुविधाएँ, क्षेत्र में सुविधाएँ हैं, चलने फिरने की सुविधाएँ। उस समय तो साइकिलों से चल के, पैदल चल के, बड़े बड़े कष्ट उठा के लोगों ने इतना बड़ा कारवां खड़ा किया है। आज हम लोग कहाँ सर चलने वाले हैं दिन भर? आज हम टीम हमारी आपके साथ रहेगी। आज बदायूं विधानसभा का हमारा पूरा प्रोग्राम है। लगभग मेरा अंदाजा ऐसा 24 प्रोग्राम लगे हुए हैं और अब से लेकर रात 10 बजे तक। अब मैं गाड़ी पर सवार हो जाऊंगा, फिर 10 बजे के बाद ही जब माइक बंद हो जाएगा तभी फिर लौटूंगा। दोपहर में भोजन हो पाता है या सुबह से ही सारी एनर्जी ले लेते हैं? नहीं, सुबह ही का नाश्ता करके, बाकी गाड़ी में कुछ कुछ लाइट मिल जाता, बाकी जहाँ जाते हैं वो लोग खिलाते हैं। हाँ, बहुत सेवा करते हैं। आज आपकी भी होगी। धर्मेंद्र जी थे मेरे साथ, जो अभी नाश्ता कर रहे हैं। इनके साथ इनकी थिंक टैंक महत्वपूर्ण नेता भी हैं पार्टी के, इनसे इनका डिस्कशन भी हो रहा है। आज दिन भर न्यूज़ 18 की टीम सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ रहेगी। इस बात को और ज़्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो उनका तरीक़ेकार क्या होता है, लोगों से मुलाकात किस तरह की आती है। एक बात का जिक्र करना है बहुत ज़रूरी है कि धर्मेंद्र यादव नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नेता रहे हैं। कभी उनके ज़ुबान से ऐसा कोई बयान नहीं निकला है जिसको लेकर कभी वो कंट्रोवर्सी में आए हों, या कभी उनकी मीडिया में या दूसरे तबके के लोग या विपक्षी दल के लोग भी उनको बेहतर स्वभाव वाला, मीठी जुबान वाला मानता है। तो आज दिन भर फील्ड में भी देखेंगे कि आखिर 2 कार्यकाल जो उन्होंने बदायूं में बिताए हैं, आम जनता क्या उनके बारे में राय रखती है और उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास करवाया है। आप बने रहिए हमारे साथ। नाश्ता करने के बाद धर्मेंद्र यादव घर से निकले। बाहर भी कुछ लोग धर्मेंद्र यादव का इंतजार कर रहे थे। लोगों से मिलने के बाद धर्मेंद्र यादव गाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। हम भी गाड़ी में उनके साथ थे। धर्मेंद्र यादव अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। जो उनका निवास है बदायूं का, वहां से निकले हैं। शहर में पहले 2 कार्यक्रम हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे। सर, आप लगातार यहां से सांसद रहे हैं, हम शहर को देखा भी है, हमने शहर को अपना रंग रूप नया दिया है आपने। क्या आपको लगता है कि अभी इस शहर को हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाने के लिए आपकी तरफ से और कोशिशें होंगी? मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। 2003 से पहले बदायूं जनपद एक अजीबो गरीब भौगोलिक स्थिति में था। लगभग 115 किलोमीटर गंगा, दूसरी तरफ से रामगंगा से घिरा हुआ इलाका था। केवल 2.5 ब्रिज थे कनेक्टिविटी के लिए, एक जो बरेली को जाता था, एक जो बुलंदशहर होते हुए दिल्ली को जाता था, तीसरा था कछला पे, जिसमें रेल और ये दोनों ही एक ही ब्रिज के ऊपर यातायात करते थे। घंटों का जाम होता था। 2.5 ब्रिज का जनपद था। लेकिन माननीय नेताजी जब 2003 में CM होके गुन्नौर से MLA हुए तो उन्होंने अनूप शहर से लेके कई ब्रिज बनाए। आज बदायूं की कनेक्टिविटी के बारे में कह सकता हूँ, देश के कहीं भी किसी को आना हुआ, बदायूं से अब कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट बाई रोड नहीं रही। जहाँ तक आपने कहा बहुत कुछ अच्छा है, मैं कह सकता हूँ कि विकास तरक्की एक सतत प्रक्रिया है। कभी भी ये पूरी नहीं होती है। और अभी मैंने कई मौक़ों पे कहा, मंच पे भी कहा, माइक पे भी कहा, मीडिया में भी कहा, आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, बदायूं के विकास के लिए अभी मेरा ये पड़ाव है, ये मेरी मंजिल नहीं है। पड़ाव इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारी आज सरकार नहीं है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी होते तो मुझे पड़ाव की आवश्यकता नहीं थी। अगर उनकी सरकार कंटिन्यू करती तो हम अपनी रफ्तार से चल रहे होते, बहुत रफ्तार से चले हैं। जब भी दोबारा समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम फिर बदायूं की तरक्की के लिए बहुत सारे दिल में सपने सजो के रखे हैं। उन सपनों को मैं पूरा ज़रूर करूँगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकासपरक सोच वाली पार्टी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने, और फिर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, दोनों ही लोगों के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में बदायूं की कोई योजना नहीं जिसको हम लोगों ने प्रस्तावित किया हो और उन्होंने उसको स्वीकृत न किया हो। उनकी कलम कभी बदायूं के लिए न आज तक रुकी है, और मुझे यकीन है आने वाले समय में भी उनकी कलम बदायूं की तरक्की के लिए कभी रुकने वाली नहीं है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कब उनकी कलम में ताकत आए, और जब आएगी तो बहुत कुछ करना है अभी इस शहर के लिए। अभी तो शहर में पार्क बनाने हैं मुझे, पार्कों की कमी है, लोगों के
रहने घूमने टहलने के लिए बच्चों के, महिलाओं के इंटरटेनमेंट का कोई अभी स्थान यहाँ शहर में नहीं है। बाईपास अभी हमने बनाया है, अभी और इसको बड़ा करना है। 4 लेन्स हमने बरेली बदायूं तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन गुन्नौर वाला काम अभी अधूरा है और बहुत कछुआ गति से योगी जी कैंसिल तो नहीं कर पाए, लेकिन उसकी गति जरूर रोकी उन्होंने। मेडिकल कॉलेज की तरक्की की गति रोकी है। मेरी इच्छा है कि मैं मेडिकल कॉलेज में अभी पैरा मेडिकल कॉलेज भी लाऊंगा, जिसकी घोषणा माननीय अखिलेश जी ने की थी। योगी जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दी। साथ ही साथ इस मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं ट्रॉमा सेंटर भी लाऊंगा, और इसके साथ साथ जो कुछ भी मैं एजुकेशन, मेरी इच्छा ये है कि मेरे बदायूं के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, रोज़गार के लिए, व्यापार के लिए कहीं ज़िले से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इतना बेहतरीन व्यवस्थाएं करने की इच्छा है। अब कितना पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लोग कितनी ताकत देंगे, ऊपर वाले की कितनी क्या मर्जी होगी, ये मैं नहीं कहता, लेकिन एक प्रतिनिधि के तौर पे मेरी इच्छा ज़रूर है। तो क्या माने सर कि दूसरा सफाई बदायूं बनने वाला रोड मैप आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ है? नहीं, सैफई तो मैं समझता हूँ देश का या हो सकता है दुनिया का सबसे बेहतरीन गांव बनाने की नेताजी ने परिकल्पना की, और केवल सैफई के लिए नहीं की। उन्होंने तो कई मौक़ों पे मीडिया में, इवन सदन तक में कहा कि हर जनप्रतिनिधि को 1, 2, 4 गांव ऐसे बनाने चाहिए। हालांकि घोषणा प्रधानमंत्री जी ने भी की, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी बजट सांसद आदर्श गाँव के लिए नहीं दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, केवल भाषणों से, बातों से कौन सा वो बनाना चाहते हैं कि, लेकिन भाषण तो अच्छे देते हैं, भाषणों से तो बनाना चाहते हैं, लेकिन 5 बजट निकल गए भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के 2 बजट निकल गए, एक भी योजना इन्होंने आदर्श गांव के लिए नहीं दी। लेकिन माननीय नेताजी ने लोहिया गांव चलाया, जनेश्वर मिश्रा गांव चलाया, गांव की तरक्की की। और आप देखोगे इन तमाम योजनाओं का लाभ लेके बदायूं के आप अधिकांश गांव में देखोगे तो गांव संपर्क मार्ग में समझता हूँ ऑलमोस्ट 100% गाँव में हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। विद्युतीकरण, भाषण मोदी जी कुछ भी दें, मैंने खुद मेहनत करके, जब यूपीए की सरकार थी उस समय मैंने विद्युतीकरण की योजनाओं को सैंक्शन कराया था, और वो आज लगभग पूरी हो रही हैं। हर गांव में मैंने कोशिश की प्राइमरी जूनियर स्कूल पहुंचे, हर ब्लॉक में या एक पर्टिकुलर इलाकों में कोशिश की इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने। ऐसे ऐसे इलाके भी थे इस क्षेत्र में जहाँ 30-30 किलोमीटर तक इंटर कॉलेज नहीं थे कहीं, उनको भी हमने बनवाया है। और मैं समझता हूँ कि बदायूं को जब तक देश में डेवलप डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाऊँगा, तब तक मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं पक्ष में रहूँ या विपक्ष में रहूँ। सरकार में रहूँगा तो योजनाएं स्वीकृत कराऊंगा, और विपक्ष में रहूँगा तो संघर्ष करूँगा। सर, मैं आपके बारे में जो रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी ख़ास चीज़ मैंने देखी कि आपका जो मार्जिन था जीतने का वो लगातार बढ़ा है, लेकिन जो 14 का जो चुनाव था वो अलग रंग का था, इस बार का चुनाव अलग ढंग का है। दोनों में आप फ़र्क क्या देखते हैं ज़मीनी स्तर पर, एक नेता होने की वजह से? देखिए, सच है कि उस समय मोदी जी के झूठ पर, उनके भाषणों पर लोगों ने भरोसा और यकीन किया था, इसको हमें स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। और भाषण भी उन्होंने इतनी तेज़ी से दिए थे कि लोग माने कि शायद ये कुछ करेंगे। लेकिन अब जब 5 साल लोगों ने उनको फुल फ्लेज्ड, जिसको कहते हैं प्रचंड बहुमत की सरकार, बीजेपी के लोग अपनी भाषा में कहते हैं, प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार चली, और सरकार से लोग निराश हुए हैं। समाज में कोई भी नहीं बचा जो निराश इस सरकार से ना हुआ हो। अगर हम बात करें व्यापारियों से शुरू करें, जो बीजेपी को बहुत सहयोग करते रहे, नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो हाल व्यापार का है, मैं किसी भी रैंडम किसी भी व्यापारी से बात करोगे तो उसका व्यापार डाउन हुआ है। और जो 100% एफडीआई लाए हैं, ये आज नहीं, आने वाले कुछ सालों में बहुत से जिम्मेदार लोग समझ गए हैं, और जो नहीं समझ पाए उनके सामने असर देखेगा। जो खुदरा व्यापार में 100% एफडीआई लाए, ये तो 49% पे बहुत आंदोलन कर रहे थे, और फिर इन्हीं की सरकार ने 100% कर दिया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वॉलमार्ट टाइप की एक कंपनी अगर एक शहर में आ गई ना, तो शहर के हजारों हजार व्यापारियों को बेरोजगार कर देंगे, या जो आज मालिक हैं अपनी दुकानों के, वो मजदूर बन जाएंगे, उनके एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें की हैं मोदी जी ने, किस व्यापारियों से आती है। किसानों को कहा था कि हम आमदनी दूनी करेंगे, समर्थन मूल्य 1.5 गुना करेंगे। आज बताओ किसानों की आमदनी कहाँ है? मैंने कई मौक़ों पे कहा, और मैं आपसे कहूँगा, और जो भी मेरी इस बात को सुना है वो रिसर्च कर लें। आमदनी दूनी नहीं, इन्होंने लागत दूनी की है। इन्होंने खाद का दाम भी बढ़ाया, उस कट्टे में से 5 किलो निकाल भी लिया, 10%। 50 किलो के कट्टे से 5 किलो निकाल ली यूरिया, तो 10% तो उधर कम कर दिया, प्लस दाम बढ़ा दिया। डीजल का दाम आसमान को छू रहा है। किसान के लिए सिंचाई करना, जहाँ डीजल पंप से कर रहे हैं, उनके लिए पूछो उनसे, वो डीजल नहीं, वो अपना खून चुसवा के सिंचाई कर पा रहे हैं। हर चीज़ जो खेती किसानी से जुड़ी थी, ट्रैक्टर महंगा कर दिया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया।
हर चीज़ इन्होंने महंगी की है। मैं कहता हूँ इन्होंने आमदनी नहीं, इन्होंने लागत दूनी की है। किसान परेशान है। लगभग 60,000 किसानों ने पिछले 5 सालों में आत्महत्या की है। हमारे बदायूं में कभी नहीं होती थी ऐसी, कभी सुना नहीं था मैंने कि किसानों ने कर्ज में आत्महत्या की हो, लेकिन हमारे 2 किसानों ने यहाँ भी आत्महत्या की। और दूसरे प्रांतों में और बुरा हाल है। किसान परेशान है। नौजवान भाई बहुत सहयोग किए मोदी जी का, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यमों से, लेकिन उन नौजवानों के साथ क्या किया? कहा था कि 2 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, 10 करोड़। 17 का चुनाव आया तो इन्होंने कहा 70 लाख रोजगार हर साल देंगे यूपी में, तो 1 करोड़ 40 लाख रोजगार वो मिलने चाहिए थे कम से कम यूपी के नौजवानों को। तो इस तरह से 11 करोड़ से ज़्यादा रोजगार इनको सृजन करने थे, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने, मैं कह सकता हूँ 11 तो नहीं लेकिन 8-10 करोड़ रोजगार की संभावनाएं ख़त्म की हैं। जो लोग रोजगार में थे वो घरों में आ गए, कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने छटनी कर दी। आज लोग बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी से पूरी तरह से, बीजेपी से, सरकार से जनता निराश है और इसका परिणाम आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव में। बात करते करते हम बदायूं में एक सभा स्थल पहुंच गए। यहां फूल बरसाकर कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र यादव का स्वागत किया। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने यहां पर सभा को संबोधित किया। फिर सड़क मार्ग से होते हुए धर्मेंद्र यादव आम गांव पहुंचे। यहां फूल माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। फिर यहां से धर्मेंद्र यादव तीसरे पड़ाव किसरुआ पहुंचे और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। चुनाव के दौरान कई बार चीज़ें अलग अलग भी दिखती हैं। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जनसभाओं में ये खास जनसभा है। आप पूरे इस पंडाल में देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आपको नजर आएंगी। इन महिलाओं का कार्यक्रम में खास तौर से आयोजित कराया गया जिसमें धर्मेंद्र यादव शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मकसद, समाजवादी पार्टी जिस तरह से आधी आबादी की बात करती है कि आधी आबादी को छोड़ा नहीं जा सकता है, आधी आबादी वो भी वोटर होती है, उसी के मद्देनजर सैकड़ों की तादाद में बदायूं में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये पूरा पंडाल अपने आप में भरा हुआ है और लोग देखने और सुनने धर्मेंद्र यादव को आए हुए हैं। इसके बाद दूसरे और कार्यक्रम भी 20 बचे हुए हैं जिसमें धर्मेंद्र यादव जाएंगे, लेकिन ये जो तीसरा कार्यक्रम धर्मेंद्र यादव का है उसके नज़ारे देख करके आप बरबस कह सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी अपनी भागीदारी जम करके निभा रही हैं। इस सभा में धर्मेंद्र यादव ने महिलाओं को भी संबोधित किया। मैं समझता हूं मेरी माताओं बहनों ने घर में बैठे ही बैठे इस बात का एहसास जरूर किया होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बदायूं की एक अलग तरक्की, एक अलग तरीके का काम हुआ है। मैं आपको यह भी भरोसा दिलाता हूं, ये जो कुछ भी काम अभी करा पाए हैं, ये काम कोई हमारा पूर्ण नहीं है। जब दोबारा आप सबकी दुआओं से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, हमारे गठबंधन की सरकार होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस गठबंधन की सरकार से फिर एक बार बदायूं का काम और तेजी से चलाने का काम करूंगा। मंच से उतरने के बाद धर्मेंद्र यादव ने महिलाओं की समस्याओं को सुना भी और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। फिर यहां से वो आगरा एक्सप्रेस से होते हुए अगले पड़ाव उतरना के लिए निकले। फाक से ये रोड धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं उन्होंने खुद बनवाया है। आगरा एक्सप्रेस वे जो कि पूरा हिंदुस्तानी दुनिया एक रोड को जानती है, इस रोड पर भी चलने का एहसास उससे कम नहीं हो रहा। शानदार रोड में बनवाया है। सर, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है? ये रोड तो बड़ा शानदार है। जब मैंने बदायूं जिले के चारों तरफ के रोड बेहतर करा दिए तो बदायूं शहर पे बहुत प्रेशर बन गया और अक्सर शहर में जाम लगने लगा। तो वहाँ से बाईपास की, बेसिकली ये बाईपास है 8 किलोमीटर का, जो पूरे के पूरे बदायूं के अंदर जितने भी रास्ते गुजरते हैं, ज़्यादातर रास्तों को सीधे मेडिकल कॉलेज पे निकालता है। बैक में जहाँ पे ये रोड एंड हो रहा है वहाँ मेडिकल कॉलेज के गेट पे एंड हो रहा है, जिससे मैंने ये सोच के बनवाया मेडिकल कॉलेज के गेट पर कि कहीं से भी कोई इमरजेंसी पेशेंट अगर आता है तो उसको शहर के या किसी ट्रैफिक में फंसे बजाय डायरेक्ट वो मेडिकल के जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सके इमरजेंसी केस में। इसलिए मैंने सीधे मेडिकल के गेट पे ही लगभग 8.5 किलोमीटर का ये बाईपास है जो ज़्यादातर बदायूं के शहरों को बाहर से निकाल दे रहा है। हमने देखा सर, अंदर भी सड़कें जो है शानदार आपने बनवाई हैं। क्या राज्य सरकार का होना भी आप लोगों के काम में एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है? क्या उससे रफ्तार, गति, विकास की बढ़ती है? बिल्कुल। अभी तक बदायूं के अंदर जितने भी काम हुए हैं वो सभी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुए हैं।
भारत सरकार के माध्यम से केवल हमने ब्रॉडगेज जरूर लड़के झगड़ के कराया है। आदरणीय नेताजी और रक्षा मंत्री थे पासवान साहब, उस समय के रेल मंत्री हुआ करते थे, उनको नेताजी लेके आए थे इसी शहर में और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। हालांकि काम बहुत स्लो था, लेकिन हमने कई मुद्दों पर सदन में लड़ते झगड़ते उसको मैं करा पाया हूँ। उसके अलावा जितने भी काम जिले में हुए हैं वो सभी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुए हैं। बात करते करते सांसद का काफिला राजौली सहोरा गांव पहुंचा, जहां उनको जनसभा को संबोधित करना था। बदायूं के मझिया गांव में धर्मेंद्र यादव ने जाटव समाज से संपर्क किया और फिर अगले पड़ाव के लिए सड़क मार्ग से कुछ ही देर का रास्ता था। हम देखते ही देखते अगले पड़ाव पर भी पहुंच गए। यहां धर्मेंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया। फिर मंच पर पहुंचकर वहां लोगों को संबोधित भी किया। पहली बार चुनौती में आया था तब इस गांव के लोगों ने जिताया। दूसरी बार हमने बहुत काम किया, हम गांव वालों ने हरा दिया। और वर्मा जी मान लेना, इस बार इस इलाके से नहीं जिता पाए तो लोग कहेंगे कि वर्मा जी को एजेंट क्यों बना के लाए थे। लोगों को संबोधित करने के बाद धर्मेंद्र यादव यहां से निकले तो बहुत सारे युवा उनके साथ साथ बाइक रैली लेकर चल रहे थे। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम लगातार उनके साथ थी। 26 नुक्कड़ जनसभा एवं जनसंपर्क सांसद धर्मेंद्र यादव जी को करना है। एक रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जगह जगह लोगों में ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। ये तमाम लोग सांसद धर्मेंद्र यादव के स्वागत के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। इसमें नौजवानों का एक बड़ा तबका शामिल है। इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है 2019 का जो जारी किया गया है, उसमें नौजवानों की भागीदारी को बहुत प्राथमिकता दिया गया है। तो ऐसे में नौजवान की जो ताकत है, ये ताकत पूरी सांसद धर्मेंद्र यादव जी के साथ देखने को मिल रही है। इसी तरह के नज़ारे हम लोगों को जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। सैकड़ों तादाद में लोग अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों में समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का झंडा लेकर के इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है 2019 का, ये परिवर्तन का साल है। और परिवर्तन के इस साल में कहीं ना कहीं से अपने सांसद जो कि बदायूं से चुने भी गए इससे पहले भी, उनको एक बार फिर से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी ही जगह है, सड़क पर लोग खड़े हैं, उस जगह पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव को तमाम लोग स्वागत करेंगे। तो चुनाव के जो रंग हैं वो कई तरीके से हिंदुस्तान में दिखाई पड़ते हैं। उसका एक रंग ये भी है कि लोग सड़कों पर अपने नेता को एक झलक पाने के लिए किस कदर लालायित रहते हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव खुद भी हाथ हिला करके तमाम लोगों का जो है अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी बहुत ज़मीनी आदमी हैं, हर से मुलाकात करते हैं, सभी के सवालों का जवाब देते हैं और उनके दरवाजे भी लोगों के लिए खुले रहते हैं। ये भीड़ देखिए, उनको छूने की, उनको देख पाने की लोगों की जो लालसा है, ये बताती है कि उनको लोग कितना प्यार करते हैं। बदायूं के एक गांव में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क करने के बाद सड़क मार्ग से रैली स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। यहां हमने खास बात ये भी देखी कि धर्मेंद्र यादव को सुनने के लिए लोग दूर दूर से ट्रैक्टर पर सवार होकर यहां आए थे। इन्हीं लोगों को धर्मेंद्र यादव ने संबोधित किया। आज जो हमारा सफर था वो आखिरी पड़ाव में है। मेरे साथ वो हैं एक गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, लोगों का जोश देख के क्या उम्मीद आपको लग रही है? मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में न केवल बदायूं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन की एक तरफा जीत होगी और जो भी जहां उम्मीदवार हैं वो ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। और जहां तक बदायूं का सवाल है, मैं समझता हूं इस बार चूंकि गठबंधन भी है और इस गठबंधन की लहर भी है, मोदी जी से लोग निराश भी हैं, तो मुझे यकीन है कि बदायूं के इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी जीत बदायूं के लोग मुझे जरूर दिलाएंगे। और इसी बात पे मैं कह पा रहा हूं क्योंकि हमने समाजवादी सरकार के रहते हुए जितनी विकास तरक्की की आवश्यकताएं थी जिले की, हमने पूरा किया है। हमने जनता के बीच एक भी वादा खिलाफी नहीं की और जो वादे जनता से उस समय किए थे मैंने, माननीय अखिलेश जी की कृपा से वो सब वादे हमने पूरे किए हैं। इसलिए मुझे अपनी जनता पर यकीन है, भरोसा है। हमने अपने नेताओं पे भरोसा है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और लोकदल के अपने कार्यकर्ताओं पर और वोटरों पर भरोसा है। क्या नया प्रधानमंत्री देश को मिल रहा है? निश्चित रूप से 23 मई का इंतजार करिए। 23 मई को जब परिणाम आएगा तो इसी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान से एक ऐसा परिणाम निकलेगा जिस परिणाम के माध्यम से देश को 23 मई को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ये मेरा ही नहीं,
पूरे देश के लोगों का विश्वास और भरोसा है। न्यूज़ 18 को आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अलाउद्दीन भाई आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने कष्ट उठा के हमारे क्षेत्र में आप आए, हमारे लोगों की भावनाओं को समझा, जाना, महसूस किया। और मैं तो कहूँगा हमारी बात तो आपने बहुत सुनी, लोगों की बातें भी आप बदायूं के अंदर जरूर सुनिए। और जब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि विकास के जो चर्चा भाषण कुछ भी दें बीजेपी के लोग, विकास से लोग कैसे संतुष्ट होते हैं। मुझे यकीन है इस बात से आपको अगर उदाहरण कहीं देखने को मिलेगा तो हमारे बदायूं के अंदर मिलेगा, क्योंकि जो बदायूं के अंदर पिछड़ापन था उस पिछड़ेपन को आदरणीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जितना दूर कर सकते थे किया है। और आज वही कारण है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग विकास के मुद्दे से भाग रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पर अलाउद्दीन जी आपको और आपकी पूरी टीम को, न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद दूंगा कि बदायूं में आप आए और आपने हमारी बात को रखने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इधर हमारे साथ सांसद धर्मेंद्र यादव, जिनके साथ न्यूज़ 18 ने एक दिन का पूरा सफर पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही है, उन्होंने जनता से वादा किया है कि उनके लिए बेहतर काम करेंगे, आने वाले दिनों में बदायूं को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे।